Hello students, let us start the chapter of chemistry, atoms and molecules, class 9th. Okay, first of all, atoms क्या होते हैं? What is atom? Smallest entity of an element which resemble the property of element. सबसे smallest entity होती है किसी element की जिसकी properties क्या होती हैं? रिजेंबल करती हैं एलिमेंट के साथ, मैच करती हैं, मीन्स मिलती हैं, एक जैसी होती हैं. ओके, एग्जाम्पल के लिए कोई बॉटल हो आपके पास, या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये पेन ही ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है. उसका एक एटम जो है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसके ऑल सेम प्रॉपर्टीज़ एज बॉटल, मीन्स बॉटल की जैसी प्रॉपर्टीज़ भी उसके सेम होंगी, और या फिर इस पेन के एक एटम की प्रॉपर्टीज़ इस पूरे पेन की प्रॉपर्टीज़ के सेम होंगी. ठीक है, ये होते हैं एटम्स. और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ ए कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड की स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स. और एटम्स क्या थे? स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ ए एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट. ओके, किसी एलिमेंट की थी स्मॉलेस्ट एंटिटी एटम्स में, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ ए कंपाउंड. अब ये क्या होता है? When two atoms combine chemically such that impossible to break through physical process. ये इसमें क्या होता है? कंपाउंड में दो एटम्स जब कंबाइन कर जाते हैं केमिकली और उनको फिजिकली हाथ से तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल. ओके, एग्जांपल के लिए H2O क्या है? मॉलिक्यूल है. इसके जुड़े हुए हाथ से तो नहीं पानी में से H2O अलग कर सकते, O अलग कर सकते. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? मॉलिक्यूल. ठीक है, एक इसमें आपका आता है कोवेलेंट बॉन्ड. क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए. इन विच देयर इज शेयरिंग. जिस बॉन्ड के अंदर शेयरिंग होती है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, तो ये H2O के अंदर कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये किसने दिए थे आपको? लेवॉइजर ने और प्राउस्ट ने. इन दोनों के द्वारा गिवन है, मीन्स लेवॉइजर एंड प्राउस्ट, इन दोनों ने दिए थे. अब इसका क्या होता है? कोई भी रिएक्टेंट्स हैं ये दोनों, ए प्लस बी, ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? ए बी. अब ए बी प्लस सी रिएक्ट करके बना रहे हैं ए सी प्लस बी. इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं केमिकल रिएक्शंस में. अब इसमें कोई भी जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो उसमें कौन से लॉज होते हैं? फॉलो करने होते हैं, जो उस रिएक्शन में फॉलो होते हैं. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास का कंजर्वेशन रहता है हमेशा. मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं. तो क्या होता है वो? एग्जाम्पल के लिए जब हम वाटर और शुगर को ऐड करते हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर 10 ग्राम ऑफ शुगर लेते हैं, तो मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा. जब इनका प्रोडक्ट बनेगा ना शुगर और वाटर का, उसमें क्या होगा? 110 ग्राम ऑफ शुगर एंड वाटर मिक्सचर. ओके, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ड्यूरिंग रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. दोनों का मास क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. ठीक है, ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एग्जाम्पल के लिए CH4 + 2O2, ये क्या बन गया? CO2 + 2H2O. तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? ये यहाँ पे कार्बन देखो कितने थे? 1 था. ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कितना है? 1. ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2. 2 × 4. यहाँ पे कितना है? 2. इसके ये ऑक्सीजन रहा, 2 ये रहा, 4 हो गया. ठीक है, हाइड्रोजन चेक करो, 4 है यहाँ पे भी 2 × 2 = 4. मीन्स ये क्या रहे? इक्वल रहे. अब नेक्स्ट देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. इसमें क्या होता है? विच एटम्स कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जो एटम्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं? दे कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल. वो दोनों कंबाइन कर लेते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए. अब जैसे ऑक्सीजन एटम था, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो ये क्या करता है? शेयरिंग कर लेता है अनदर ऑक्सीजन एटम के साथ और एक मॉलिक्यूल बना देता है, O2 जिसको बोलते हैं हम. ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम नेक्स्ट करेंगे. पहले ये देख लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग. इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस पता चल गया आप इजीली. अब नेक्स्ट देखो, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का. सी देखो, जैसे A + B = C + D है. अगर A का मास 8 था, B का 12 था, तो इधर आके C का 10 हो गया, D का 10 हो गया. तो दोनों का देखो, इसका एडिशन 20 आ रहा है, इसका भी 20. मीन्स मास क्या रह गया यहाँ पे? कंजर्व रह गया. ठीक है, दोनों साइड सेम रहेगा. तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट आ गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है? इन ए केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स जो हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास हमेशा प्रेजेंट रहेंगे. अब देखो, इसमें एग्जाम्पल के लिए H2O में क्या होता है? इफ़ वाटर इज टेकन इवन फ्रॉम RO और फ्रॉम एनी सी, रिवर, पूल, कहीं से भी ले लो आप, H और O की रेशो आपकी क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी हर जगह पे.
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट्स, ठीक है। आपको पता है ना, ये अपने उसमें किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मास इसका क्या होता है 1 यूनिट, इसका होता है 16 यूनिट। तो आपने क्या किया, H2O ले लिया, H2O का मास कितना हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, H2 मीन्स H के कितने हैं, 2 एटम्स हैं, तो ये क्या हो गया 2 इंटू में 1, इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मास कितना हो गया H2 का 2 हो गया, 1 एटम ऑफ मास 1 है तो 2 एटम्स का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 है, 1 ही एटम है ऑक्सीजन का, तो इसका 16 आ गया, तो इसका टोटल क्या आ गया 2:16, इट मीन्स 1:8। इसकी रेशो कितनी आ गई आपके पास, दिस रेशो विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन ईच टाइप ऑफ वाटर। किसी भी वाटर में कोई भी टाइप का हो, पूल का हो, स्विमिंग के लिए जो आप यूज़ करते हो, या कुछ भी हो, रिवर का हो या फिर आरओ का हो, कहीं से भी ले लो, उसकी रेशो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा 1:8 रहेगी। ओके, ये रेशो ऑलवेज सेम रहती है 1:8। ओके, नेक्स्ट टाइप का आ रहा है, जैसे एग्जांपल देखो CO2, कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना था 6, इसका एटॉमिक मास कितना था 12। ओके, एक एटम है तो इसका 12 हो गया। O2 ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है 16, 16 टू ज़ा क्या हो गया 32, 12 और 32 का रेशो क्या हो गया 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। तो ऐसे CO2 का रेशो क्या होता है 3:8। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी। और क्यों दी थी, एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को, ठीक है। इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उसने मेन पोस्टुलेट्स दिए थे 6। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा उसने, उन्होंने ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सारे मैटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, टिनी पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वो एटम्स जो हैं उनको हम और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मीन कांट बी डिस्ट्रॉयड और कांट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। और पार्ट्स में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स कौन से होते हैं उसमें, एटम्स। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो सेम होते हैं, ठीक है। इट मीन्स आपका क्या होगा, जितने भी एटम्स होंगे एलिमेंट्स के अंदर उन सबके मासेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। सबका मास सेम होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। एग्जांपल के लिए कॉपर का एलिमेंट ले लो, उसके अंदर क्या होगा, हर एक एटम जो होगा विल हैव सेम मास, उसका सेम मास होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एंड एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनकी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और डिफरेंट मास होएगा। ओके, नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट है, एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। एटम्स जो है कंबाइन करते हैं स्मॉल होल नंबर की रेशो में टू फॉर्म कंपाउंड्स, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। एग्जांपल के लिए H2O जो है इसके अंदर हाफ H नहीं आ रहा, ठीक है। होल नंबर्स में कंप्लीट नंबर्स में करते हैं ये, और क्या आ रहा है H2 में क्या आ रहा है 1 2 3 इस टाइप से आते हैं, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल में हाफ H नहीं जुड़ता H2O में, H से जुड़ रहा है, 1 2 3 इस टाइप से जोड़ने हैं। MgCl जैसे है, इसमें Mg का 1 एटम है, Cl का भी 1 एटम है, इस टाइप से बनते हैं। ओके, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर्स जो होते हैं काइंड्स ऑफ एटम्स के, जितने भी टाइप के हों उसमें एटम्स, वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं इन गिवन कंपाउंड। ये किससे लिया डाल्टन ने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। और ये वाला जो पॉइंट था ना, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये इन्होंने लिया था फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है। मास कंजर्व रहता है, वैसे इसमें इन्होंने कहा था सारे उसका क्या होगा, मास सेम होगा सब एटम्स का। ओके, अब इसमें क्या कह रहे हैं, रिलेटिव नंबर्स ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में रिलेटिव नंबर्स जो होंगे जितने भी होंगे, जैसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन का रूल क्या कहता है, जैसे कोई H2O है वो किस रेशो में रहता है हमेशा 1:8 में ना, तो उतने में ही रहेगा, वही ये वाला रूल कहता है, ठीक है। उसी टाइप से ये रूल एटम्स, अब एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एटम एलिमेंट, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये एग्जिस्ट कर भी सकते हैं इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकते हैं, बट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रेडियस ऑफ एन एटम दैट इज एटॉमिक रेडियस, किसी भी एटम की जो रेडियस होती है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। जनरली ये किस में होती है, नैनोमीटर में होती है। नैनोमीटर क्या होता है आपका, 10⁻⁹ नैनोमीटर जो होता है 1 मीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर। ओके, और जो हाइड्रोजन एटम का जो होता है ना, वो हाइड्रोजन एटम जो होता है स्मॉलेस्ट एटम होता है और उसकी रेडियस कितनी होती है 0.1 नैनोमीटर।
और एक तो वैसे ही नैनोमीटर इतना छोटा है और उसमें 0.1 नैनोमीटर मीन्स बहुत ज़्यादा स्मॉल, ठीक है। मास ऑफ एन एटम, ये एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का मास होता है। एटॉमिक मास कर रहे हैं अब हम, किसी भी एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, AMU या फिर U, इससे शो करते हैं इसको। C12 आइसोटोप वॉज यूज्ड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड, इसको हमने C12 एटम आइसोटोप को यूज़ किया था रेफरेंस स्टैंडर्ड देने के लिए। एटॉमिक मीन्स एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, मीन्स कार्बन 12 एटम का जितना मास होता है डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के। ये क्यों बनाया था 1 एटॉमिक मास यूनिट, देखो जैसे वी नीडेड एलिमेंट सच दैट देयर एटॉमिक मासेस शुड बी इन सच यूनिट्स सो दैट इजी टू लर्न। हमने क्या किया, एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ी हमें इस वे में कि उनके हम एटॉमिक मास हमको पता होने चाहिए, उनके यूनिट्स पता लगा सकें, तो ऐसे यूनिट्स बनाने चाहिए कि वो इजीली लर्न हो सकें। तो क्या किया, अदरवाइज मास ऑफ कार्बन कितना था 0.0000, ऐसे बहुत सारी टर्म्स में जाके आगे 23 ऐसे था। बट इसको इजी वे में करने के लिए कि हमें याद रहे कि यूनिट किसके इक्वल होता है, ये एटॉमिक मास यूनिट, तो हमने क्या किया 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के मास के इक्वल होता है, ठीक है। इसको और इजी बनाने के लिए दिस यूनिट वॉज मेड अप, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए आप देखो, एक बोतल ले लो, ठीक है, एक बेंच ले लो, कोई भी स्टूल, या फिर ये पेन ले लो या ये पेपर ले लो। अब इसके ऊपर इसको ना रखते जाओ 1 2 3, ये कितने पेन के इक्वल है ये पेज, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने पहले सपोज कर लिया, जैसे सपोज कर लो एक बेंच इक्वल्स टू 200 बोटल्स के इक्वल है, या फिर ये पेज जो है 50 पेन्स के इक्वल है, ठीक है, 50 पेन्स के साइज़ के। तो इस टाइप से इन्होंने ये C12 का साइज़ ले लिया, C12 एटम का मास ले लिया और एटॉमिक मास यूनिट ले लिया, ठीक है। इसका मास हमने मास कंसिडर करें ना, यहाँ पे साइज़ मत देखो, मास देख लो। इसका मास जो है पेन का, ऐसे मान लो 20 पेन्स का मास इस पेज के मास के इक्वल है, ओके, इस टाइप से। C12 इज रेफरेंस स्टैंडर्ड, तो C12 को हमने क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया। जैसे इस पेन को रेफरेंस ले लिया इस पेज के लिए, वैसे ही आइसोटोप ऑफ कार्बन, C12 क्या होता है, कार्बन का आइसोटोप होता है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप क्या होते थे, हमने चैप्टर में स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ओके। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना होता है, 12 यूनिट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये हमने कैसे निकाला, 1 कार्बन 12 का एटम का मास कितना होता है, 12 यूनिट्स, इस टाइप से निकाला। जैसे हमें C12 का मास डिवाइडेड बाय में हमने क्या किया, 12 ऐसे लिए ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू इसके इक्वल होता है, तो C12 किसके इक्वल हो गया, फिर इसका मास निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12 यूनिट्स आ गया। इस टाइप से हम निकालते हैं मासेस, ओके। अब जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कार्बन का 12, ये सारे इसी वे में निकाले हुए हैं। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, ओके, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। तो इस वे में ईजी हो जाता है इसको निकालने के लिए मास को। अब नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, एंड शोज प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। एग्जांपल के लिए H2O मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। H2O जो अकेला मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सो रिमेन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, ये एटम्स अलग अलग नहीं कर सकते एग्जिस्ट, तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। दिस ग्रुप ऑफ एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड दैट इज टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये क्या होता है, केमिकली बॉन्ड इसमें केमिकल बॉन्ड्स बने होते हैं जिसकी वजह से ये टाइटली अट्रैक्टिव फोर्सेस से बाइंड होता है। जैसे ये हो गया H2O, इस टाइप से जुड़ा होता है ये। आप इसको केमिकली देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे तो इस टाइप से मिलेगा आपको। ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसा होता है, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये सेम टाइप ऑफ एटम से बने होंगे, जैसे O2 H2, ठीक है, इस टाइप से। और नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो उसकी क्या होगी, एटोमिसिटी। एग्जाम्पल के लिए O2 के अंदर 2 है तो इसकी क्या होगी, एटोमिसिटी 2 होगी, तो ये डायटोमिक हो गया। ये ट्राइएटोमिक हो गया, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। हीलियम के अंदर 1 है तो 1 ये क्या हो गया, मोनोएटोमिक हो गया, ठीक है। उसी टाइप से मोर देन 3 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीएटोमिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स।
atoms of different elements join together in definite proportions to form molecules of compound. एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो क्या करते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ज्वाइन कर लेते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं. एग्जांपल के लिए MgCl2, CH4, H2O, कुछ भी ले लो. H2O में क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ये 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, रेशो बाय मास इसमें कैसे निकालते हैं, 1:8 होती है ना H2O में, अभी हमने पीछे भी निकाली थी. वैसे ही अब अगर अमोनिया में NH3 हो गया, जैसे इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, N और H, इनकी रेशो कितनी होगी, 14:3. ये कैसे निकाल लिया आपने, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1:3, इसमें 3 हो गए ना, 3 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, तो इसका क्या हो गया, 14:3. इस टाइप से आप मॉलिक्यूलर मास की रेशो निकाल सकते हो. ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स N और H3, NH3 मिलके क्या बना रहे हैं आपके H3 मॉलिक्यूल, और N इसका नाइट्रोजन और H हाइड्रोजन का, इसमें मॉलिक्यूल्स कौन कौन से यूज हुए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गए 14:3. ओके, इसकी रेशो इस टाइप से हर एक मॉलिक्यूल की आप रेशो निकाल सकते हो. H2O कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया था ना, उसकी रेशो आ गई थी अपने पास 1:8. ओके, जो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर जाते हैं. H2O जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब आयंस देखो, नेगेटिवली चार्ज आयन को हम बोलते हैं एनायन, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं कैटायन. Na पॉजिटिव, ये इसका एग्जाम्पल हो गया कैटायन का, मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जो देने की टेंडेंसी हो जिसके पास. ठीक है, लूज कर सकता हो. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, फर्स्ट सेल में 2 आ सकते हैं, सेकंड में 8, लास्ट में 1, तो ये 1 दे देगा, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है. आयंस कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ ए नेट चार्ज ऑन देम. या तो ये सिंगल चार्ज एटम के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं आयंस, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स में दैट हैज़ ए नेट चार्ज, उनके ऊपर नेट चार्ज होगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन. इस टाइप से आयंस होते हैं आपके SO4 2-. देखो जैसे ये SO4 2-, ये क्या हो गया, आयन हो गया, क्योंकि उसके पास क्या है, चार्ज है ऊपर, तो ये आयन में जाता है. जिसके पास भी चार्ज हो वो आयन होता है. ओके, मोर देन 1 एटम्स इसमें यूज हो रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, पॉलीएटॉमिक आयन. ठीक है, अब इसमें देखो केमिकल फॉर्मूला इसका, देखो ये बहुत सारे आपके हैं, इसमें बुक में भी दिए हुए हैं. नेम ऑफ आयन, जैसे सोडियम आयन हो गया, सोडियम आयन के लिए Na+, पोटेशियम आयन के लिए K+, सिल्वर के लिए Ag+, Cu1 के लिए, तो ये 1 आपका ब्रैकेट में पहले ही दिया हुआ, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा. ऐसे ये काफ़ी सारे आयन्स होते हैं आपके, Mg3+, Ca3+, Zn3+, आयरन Fe3+. ठीक है, कॉपर Cu3+, एल्यूमिनियम Al3+, Fe3+, ये आयरन का होता है. ठीक है, आयरन का आयन होता है, ये एल्यूमिनियम का, ये कॉपर का, ये आयरन का, ये भी ये 2 बार आ गया, यूज़ हो गया. ठीक है, जिंक का हो गया, कैल्शियम का हो गया, मैग्नीशियम का आयन हो गया. जैसे हाइड्रोजन के लिए H+, हाइड्राइड लिखना है तो H-. ठीक है, एक ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्राइड बन जाएगा. क्लोराइड बनाना है Cl-. वैसे आइड बाइड, मतलब आइड जिसमें भी आ रहा है तो उसमें नेगेटिव ही आ रहा है ऊपर, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ओके, इस टाइप से आप लर्न कर सकते हो. ऑक्साइड के लिए O2-. ठीक है, ऑक्सीजन में से जब आपके 2 आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा वो ऑक्सीजन, तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा. सल्फाइड के लिए S2-, नाइट्राइड के लिए N3-, अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड के लिए OH-. अब नेक्स्ट और भी आपके नाइट्रेट के लिए NO3-, मतलब एक नेगेटिव चार्ज ऊपर. हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए HCO3-, कार्बोनेट के लिए CO3 2-, सल्फाइड के लिए SO3 2-, सल्फेट के लिए SO4 2-, फॉस्फेट के लिए PO4 3-. ये नेगेटिव 3 मीन्स ऊपर साइन आ रहे हैं. ये आपके आयंस हैं कुछ. सोडियम कार्बोनेट के लिए जैसे कैसे बनता है, ये Na2CO3 होता है ना. अब इसमें आप कैसे बनाते हो, Na2CO3, अब इसके ऊपर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है. कार्बोनेट के ऊपर CO3 2 नेगेटिव, अभी हमने किया ना इस टाइप से. तो ये 2 नेगेटिव, ये ऊपर वाला 2 इसके पास चला जाता है, 1 इसके पास चला जाता है. इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, Na2 हो जाएगा. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3+, इसके साथ 3 आ जाएगा, Na2CO3, 3 × 1 3, Na2CO3. इस टाइप से ये आपका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट. उसी तरह से मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या बनाना है, तो Mg के ऊपर 2+, SO4 के ऊपर 3-. ठीक है, आपने अभी देखा ना, फॉस्फेट बनाना है तो PO4 3-, ये PO4 है, ये फॉस्फेट के लिए PO4 3-. अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें देखो Mg2+, PO4 3-, 3 इसके साथ आ जाएगा, 2 इसके साथ चला जाएगा. ठीक है, Mg3 PO4 की ट्वाइस. ठीक है, इस टाइप से ये मैग्नीशियम फॉस्फेट बन जाएगा आपका. इसी टाइप से आपके और भी सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे इसमें हो गया आपका
हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, उसके लिए H2S बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 जैसे ये है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है आपने, ठीक है। अब ये देखो हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है +1, ठीक है। सल्फाइड के ऊपर कितना होता है -2, तो ये क्या होगा 2 इधर चला जाएगा 1 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका H2S। सिमिलरली अगर आपने और बनाने हैं, जैसे आपने बनाना है सपोज करो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए कितना होता है उसके ऊपर क्लोराइड के ऊपर -1 और Mg के ऊपर कितना होता है +2 और +2 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा -1 MgCl2। इस टाइप से आपने बनाने हैं, ठीक है। कितने भी कंपाउंड्स आप बना सकते हो ऐसे। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में इसमें सबसे पहले आपको एवोगाड्रो नंबर पता होना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब इसमें एटॉमिक मास क्या होता है आपका मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। मोलिकुलर मास क्या होता है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। मोलर मास क्या होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। अब जैसे देखो एक डजन में आपके कितने एटम्स होते हैं, मीन्स 12 एटम इंटू में समथिंग, ठीक है। जिसके आप डजन निकाल रहे हो 12 एटम इंटू में समथिंग। अब एक पेयर किसके इक्वल होता है 2 एटम्स इंटू में समथिंग। एक पेयर में 2 थिंग्स आती हैं, ठीक है। और एक मोल में क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके। अब ये अपने क्वांटिटी याद रखनी है। अब ये जो है ना कैन डायरेक्टली कन्वर्ट यूनिट एटॉमिक मास यूनिट इनटू ग्राम। इससे हम क्या कर सकते हैं इसको यूज़ करके, जैसे एक मोल में आपके एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होता है 1। जैसे ये मोलर मास निकालना है आपने, 1 मोल जो होता है आपका उसमें मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड। 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे डायरेक्टली कन्वर्ट एम एटॉमिक मास यूनिट को हम ग्राम में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इसको यूज़ करके। जैसे एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 यूनिट्स होता है, ठीक है। तो एक मोल एटम का मास कितना होगा ऑक्सीजन एटम का, एक मोल का मास निकालना है आपने, तो उसको क्या करोगे यूनिट को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। यू का मतलब क्या होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। ये यू लिखा होता है ना, इसका मीनिंग होता है यूनिफाइड मास। अब ये क्या हो गया आपका, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 16 ग्राम। इट मीन्स क्या हो गया एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम, ठीक है। ये इसी टाइप से आपका ये मास दिया होता है हर एक एलिमेंट का, ओके। अब इसमें देखो 1 ग्राम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। अब इससे आप बता सकते हो कि 1 ग्राम में आपके कितने यूनिट्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसमें देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16 ग्राम, और यहाँ पे क्या हो गया अपने जैसे एक ऑक्सीजन एटम का 16 यूनिट था, यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस टाइप से 1 ग्राम में आपका मास निकलता है, ओके। अब आपको किसी चीज़ का मास दिया हो तो उसमें आप नंबर ऑफ एटम्स इजीली निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेंगे आपके, जैसे 180 ग्राम ऑफ वाटर है, आप इसको सिंपल वे में निकाल के देखो कैसे निकालोगे। आपके पास 180 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने कहा है कि इसमें कहीं तो इसमें तो मोल भी तो होगी ना, अगर ग्राम है तो इसमें मोल होंगे कुछ। आपने क्या बोला था यूनिट इंटू में, जितने भी यूनिट दिए हो इंटू में उससे 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके आपका क्या निकलता है ग्राम निकलता है। तो इसमें मोल भी होगा समवेयर, कहीं भी मोल कंसेप्ट भी यूज़ होगा। तो वाटर में क्या होता है H2 का कितना मास होता है 2 इंटू 1, इसका ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो इसका मास कितना होगा 18 यूनिट्स। तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया इज मास ऑफ 1 एटम और 1 यूनिट, मतलब इसके H2O के एक एटम का या फिर एक यूनिट का मास कितना है 18 यूनिट्स। तो इसमें मास ऑफ 1 मोल अगर आपको निकालना है तो ये क्या आ गया 18 ग्राम आएगा। 18 ग्राम का मतलब क्या है 18 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। तो 180 ग्राम ऑफ वाटर क्या है यहाँ पे, देर आर 10 मोल्स ऑफ वाटर इन ग्लास। आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो आप क्या करोगे 180 ग्राम में अगर आपके एक मोल के अंदर 18 ग्राम आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके 180 ग्राम में कितने मोल आएंगे 10 मोल से तो आएंगे, ओके। इस टाइप से आप मोल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ आइटम्स क्या होते हैं, जैसे एक डज़न बनाना कितने, एक डज़न में कितने बनाना चाहेंगे 12, 10 डज़न में कितने आएंगे 120। सिमिलरली वैसे ही आप निकाल सकते हो एटम्स इन 1 मोल कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और 10 मोल्स में कितने आ जाएंगे 10⁻24, एक 10 और ऐड हो जाएगा इसमें 10 की पावर 1 और ऐड हो जाएगी, तो 10⁻24 एटम्स। इस टाइप से 10 मोल्स में आप एटम्स भी निकाल सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो एटम्स भी निकाल सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट देखो
अगर आपको इसका मतलब क्या होता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का, या तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ओके, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, या तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन उसके अंदर हैं 1 मोल के अंदर। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन किसी के भी अंदर, रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन ग्राम, उन पार्टिकल्स का रिलेटिव मास जितना आएगा इन ग्राम में, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के इतने नंबर्स हो। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अब इसमें आप ना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। अभी तो हम ऐसे सिंपल वे में निकाल के देख रहे थे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपने लाइन करना है गिवन मास बाय में मोलर मास, जितना मास दिया हो डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो गिवन मास बाय मोलर मास इंटू में एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या था 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास बाय मोलर मास। एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो गिवन मास बाय मोलर मास, इसके इनटू में NA एवोगाड्रो नंबर कर देना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए 180 ग्राम वाटर है आपके पास, उसके पास 10 मोल्स हैं। ठीक है, आपने ये अभी कैलकुलेट किया था, इसको फॉर्मूला से चेक कर लो। गिवन मास आपको 180 दिया हुआ है, मोलर मास इसका कितना होगा, H2O का कितना होता है मोलर मास, H2O। हाइड्रोजन के पास 1 इंटू में इसका मास होता है 1 इंटू में 2 हो गया। इसका ऑक्सीजन का मास होता है 16 प्लस 2 18 हो गया ना, तो मोलर मास इसका 18 हो गया। तो इसमें कितने आ गए 10 मोल्स आ गए आपके। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो 10 इंटू में 6 इसको क्या करोगे गिवन मास बाय मोलर मास इंटू में एवोगाड्रो नंबर। अभी हमने फॉर्मूला किया ना, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई और कर दो तो 6.022 इंटू 10⁻24। ये इजीली आप इस मेथड से फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम। 69 ग्राम सोडियम दे रखे हैं और सोडियम का आपके पास एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। तो आप इसको क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे गिवन मास बाय में मोलर मास। इट मीन्स इसका 23 और जो ऊपर 23 दिया होता है ना, 23 आपका क्या होता है मोलर मास होता है। मोल्स इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके 23 से इसको कर दो सब इस पे कट हो जाएगा 3 पे, तो आपका ये 3 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इस टाइप से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया आपने। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो क्या करोगे इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोल्स इंटू में इस नंबर से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके अभी नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। ओके, इस टाइप से ही आपने सब सोल्व करने हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके करेंगे एक्सरसाइज, NCERT की कंप्लीट एक्सरसाइज। ओके, कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। सी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है जो 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट। ओके, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने बताना है कि मास इनका कंजर्व रहेगा। सोडियम कार्बोनेट, अब देखो मास ऑफ रिएक्टेंट्स देखो पहले चेक करो। सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड मिलके ये बना रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स का मास चेक करेंगे। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना आएगा आपके पास 5.3 और मास ऑफ इथेनोइक एसिड इन्होंने दे रखा है 6 ग्राम। दोनों का मास दे रखा है, दोनों को ऐड कर दो 11.3 ग्राम। अब प्रोडक्ट्स का मास चेक करो, इन्होंने वो भी दे रखे हैं तो उनको भी ऐड करके देख लो, दोनों का इक्वल आया। तो इट मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। उनकी रेशो 1:8 है जिससे वो वाटर फॉर्म कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो कंबाइन करने के बाद। वट मास ऑफ द ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको कितना मास चाहिए होगा ऑक्सीजन का उसके साथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करने के लिए। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं 1:8 रेशो में। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन 1:8 हो गया। लेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस भी x। हमने मान लिया 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए आपको। इट मीन्स 3 बाय में x इक्वल्स टू 1/8। अब इसने कहा है जैसे 1:8 था ना, 1 ग्राम के लिए 8 चाहिए थी, अब आपको 3 के लिए कितनी चाहिए होगी 3 ग्राम के लिए कितना हाइड्रोजन गैस चाहिए होगी, तो वही आपने बताना है। ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी वो आपने बताना है। मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए 3 बाय में x इक्वल्स टू 1/8 रख दो, जिसका नहीं पता है उसको x मान लो और बाकी इसको इसके इक्वल रख दो, तो आपका आ गया। तो ये क्या आ गया आपका, ऐसे x की वैल्यू निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल्स टू 24 ग्राम आ गया। ठीक है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
कौन सा उसका पोस्टुलेट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। द पोस्टुलेट विच इज रिजल्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स को हम इंडिविजिबल पार्टिकल्स आई मीन विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स एटम्स को हम क्या कर सकते हैं, एटम्स जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट प्रोपोर्शंस को कौन सा लॉ फॉलो करता है, और इसमें क्या दोगे आप आंसर, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर जो होते हैं और काइंड्स ऑफ एटम्स जो होते हैं वो किसी कंपाउंड में कांस्टेंट होते हैं। जैसे H2O में क्या होता है, H2O आपका ये तो हो गया मॉलिक्यूल, ओके। जैसे वो हमने निकाले थे ना MgCl2, वो सब क्या होंगे, उसमें क्या होंगे, जैसे आपका H2S है, इसमें क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स वो क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट होते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में, यही बताना है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है, बहुत इजीली कर सकते हो। कार्बन 12 एटम का 1/12 मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज। किसी एटम को नेक्ड आइज से देखना पॉसिबल क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर होता है, और एटम्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, स्मॉलर दैन एनीथिंग वी कैन इमेजिंग। More than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as the sheet of paper। बहुत सारे मिलियंस ऑफ अगर हम एटम्स को मिलाएंगे तो वो इतनी थिक शीट बना सकेंगे जितनी कि शीट की तरह पेपर की शीट होती है ना, उतनी थिक बना सकेंगे। देयर आर वेरी स्मॉल रेडियस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है उनकी रेडियस जो होती है, और मेजर किस में होती है, नैनोमीटर में, तो उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड NaO। Na का क्या होता है, +1 चार्ज, इसके ऊपर -2, तो ये इसका चार्ज इधर चला जाएगा Na2, और इसका +1 इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा Na2O। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, Al के ऊपर +3, Cl के ऊपर -1 चार्ज, तो इनके चार्ज एक्सचेंज हो जाएंगे, Al1 Cl3 AlCl3, ओके। अब सोडियम सल्फाइड बनाना है, तो NaS, इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर -2, तो इसके चार्ज एक्सचेंज हो जाएंगे, Na2S बन जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो MgOH, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -1, तो इसका 2 इधर, इसका -1 इसके पास, मतलब Mg1OH की ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, ये बन जाएगा। राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। इनके कंपाउंड्स के नेम्स लिखने हैं आपको, तो ये क्या बन जाएगा, Al2SO4 की थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्या बन रहा है, सॉरी ये आपके पास क्या बन रहा है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। SO4 सल्फेट होता है ना। KNO3 मीन्स ये क्या बन गया आपके पास, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। CO3 कार्बोनेट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट ए कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसी चार्ज ऑफ एलिमेंट्स। इसको शॉर्टेस्ट वे है कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, CaCl, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -1 चार्ज, तो ये एक्सचेंज होकर CaCl2 बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बताया आपको, केमिकल फॉर्मूला ऐसे बनता है। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर देखो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ सल्फाइड है, सल्फर है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, ओके। तो PO4 3- चार्ज है इसके ऊपर, इस आयन में कितने एटम्स हैं आपके पास, 4, इसमें इसके अंदर 1 एटम ऑफ P हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ, इनके मॉलिक्यूलर मास आपने चेक करने हैं, कितने बताने हैं, कितने मॉलिक्यूलर मास इजीली बता सकते हो। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है आपके पास, 2 होता है, और 1 होता है, इनटू में कितने हैं ये एटम्स, कितने हैं, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 यूनिट्स आ गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 16 × 2 32, और क्लोरीन का 35.5, इंटू में 2 71, और जैसे CH4 का, कार्बन का कितना होता है आपके पास, 12 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 4 कितना हो गया, 4 + 12 16 हो गया। अब इसमें C2H6, कार्बन का क्या होता है, 12 होता है, 12 × 2 24, प्लस में 6 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 24 + 6 30 आ जाएगा। C2H4 का बताना है, इजीली बता सकते हो, सेम वैसे ही कैलकुलेट करने है। NH3 का बताना है, CH3OH का बताना है, बहुत इजीली कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट
मासेस ऑफ ZnO, Na2O, K2CO3, इन सब का बताना है अपने। एटॉमिक मास ऑफ जिंक दे रखा है आपको, सबके एटॉमिक मास दे रखे हैं, बहुत इजी कर रखा है आपके लिए। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, इसके लिए क्या निकलेगा आपका 65, जिंक का 65, ऑक्सीजन का कितना दे रखा है आपको 16, इन दोनों को ऐड कर दिया। वैसे ही सबके निकालने हैं, सबको ऐड करके। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट्स 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट कितना है 12 ग्राम है। वट इज़ द मास इन ग्राम्स, ग्राम में मास निकालना है 1 एटम ऑफ कार्बन का। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के पास इतने होंगे एटम्स, या फिर 12 ग्राम के इक्वल लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और फिर 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन वेट्स 12 ग्राम, मीन्स इतने एटम्स जो हैं उनका वेट 12 ग्राम है। एक एटम का मास वेट कितना होगा 12, और ये वन वाई में 1 है ना इसके, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो गया 1/6.022 10⁻23 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, इन दोनों में से किसका नंबर ऑफ, किसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। आप क्या करो 23 ग्राम एटॉमिक इसके आपको दे रखे हैं, एटॉमिक मास दे रखे हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या है 23 ग्राम एटॉमिक यूनिट और 23 ग्राम 1 मोल ऑफ सोडियम के पास कितने एटम्स हैं, इतने। 100 ग्राम के पास इसमें जो है 100 ग्राम के पास इतने ही एटम्स हैं। और ये क्या कर रहे हो आप, इट मीन्स आप क्या करोगे 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स, आप सोडियम 100 ग्राम का निकालोगे, सॉरी आयरन के पास है ना, ये आयरन के पास 56 ग्राम ऑफ आयरन वाले के पास कितने हैं एटम्स, इतने हैं। और ये 100 ग्राम के लिए, अब सोडियम के लिए इसमें इन्होंने पूछा क्या है 100 ग्राम के लिए निकालने हैं। 100 ग्राम के लिए निकालोगे इजीली निकाल सकते हो, डिवाइड बाई 3। 1 के लिए निकालोगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 3, और 100 के लिए निकालोगे तो इंटू में 100। सिमिलरली 56 वाले के लिए भी निकाल सकते हो, पाई में 56 इंटू में 100। तो आप देख सकते हो किसके पास ज़्यादा आए हैं, ऑब्वियसली इसके पास ज़्यादा है ना। तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ मोर एटम्स दैन 100 ग्राम ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो अब इसकी। 0.24 ग्राम sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 ग्राम of boron। एक एनालाइज किया जिसमें हमें पता चला कि ऑक्सीजन और बोरोन का एक कंपाउंड है, जिसमें बोरोन का जो है आपके पास मास इतना है और इसका मास ऑक्सीजन का इतना है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। तो आपने परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट निकालनी है, आप निकाल सकते हो इजीली। मास ऑफ कंपाउंड इतना दिया हुआ है, मास ऑफ बोरोन भी दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्सीजन भी दिया हुआ है। परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास ऑफ बोरोन बाय में मास ऑफ कंपाउंड इंटू में 100, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं ना, जो जिसका निकालना और डिवाइड बाई टोटल इंटू में 100, तो उसका आपके पास परसेंटेज निकल जाएगी। मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी आप ऐसे ही निकालते हो ना। आपने बोरोन की निकाल दी, अब ऑक्सीजन की भी निकालनी है। मास ऑफ ऑक्सीजन ले लो, टोटल मास ऑफ कंपाउंड जितना दिया वो ले लो, इंटू में 100, तो आपके पास उसकी भी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। या फिर अल्टरनेटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हो। आपने बोरोन की तो निकाल लिया, ऑक्सीजन की कैसे निकालोगे, 100 में से जो बोरोन की आई है वो माइनस कर दो। बोरोन की आपके पास 40% आई थी ना। व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स आपने क्या किया है 3 ग्राम ऑफ कार्बन का लेके बर्न कर दिया है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन में 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, इसको इसमें मिक्सअप मतलब बर्न करने से, ऐड करने से कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम प्रोड्यूस हुई। बट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में डालेंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, बर्न करेंगे जब इसमें। विच लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, इसमें कौन सा केमिकल कम्बिनेशन का लॉ फॉलो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कितने होती है। CO2 ये बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो C और O ये बन जाएगा ना। ऑक्सीजन का कितना होता है आपके पास 16 होता है मास इसका, 16 इंटू 2 इसका कितना हो जाएगा फिर 32, इसका हो गया कार्बन का 12 होता है, 12:32 3:8 रेशो आ गई इनकी। हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब इन्होंने क्या कह रखा है अपने को, हम मतलब ये कह सकते हैं 12 ग्राम ऑक्सीजन, कार्बन जब ऑक्सीजन में रिएक्ट करती है तो वो कितनी ग्राम में करती है 32। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब 3 ग्राम कार्बन विल रिएक्ट विद 8 ग्राम, इन्होंने क्या कहा है 3 ग्राम कार्बन हमने 8 ग्राम से रिएक्ट करवाई, तो CO2 C प्लस CO2 मतलब 3 और 8 कितनी बन गई 11। अब यहाँ पे क्या बन गया अपने पास
मीन्स आप देख सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास सेम रह रहा है। जब 12 ग्राम हमने कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होती है तो 32 ग्राम होती है, और इधर चेक कर लो इनका भी मास सेम आ रहा है। इसका 12, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 कितना होगा 44, इधर भी 44। अब ये 3 ग्राम में 8 ग्राम है तो 3 प्लस 8 11, इधर भी 3 प्लस 8 11। ओके, दोनों साइड इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, ये कैसे कह सकते हैं हम, 3 ग्राम ऑफ कार्बन will always react with 8 gram of oxygen to form 11 gram of carbon dioxide, even if large amount, जब हम 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लेंगे तब क्या होगा, 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज burnt in 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, only 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will be used to produce 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, the remaining 42 ऑफ ऑक्सीजन will remain as it is। जो रिमेनिंग 42 होगी वो वैसे की वैसे पड़ी रहेगी। बर्न करने के लिए तो उसको उतनी ही चाहिए जितना अमाउंट ऑफ रेशो हमने डिसाइड किया उसके लिए जितना होता है। ठीक है, तो ये वाला इसमें कौन सा हो गया, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो होएगा। वट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज एंड बिहेविंग लाइक वन एंटिटी इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। एटम्स का ग्रुप होता है जिसके ऊपर एक चार्ज होता है, ठीक है, और बिहेव कैसे करता है, वन एंटिटी, मतलब एक ही पार्ट है उस कैसे एक्ट करता है उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करते हैं OH माइनस, और कार्बन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स ऐड होके जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बोनेट आयंस, CO3 2 माइनस। ओके, इस टाइप से आयंस फॉर्म होते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉलोइंग, इनका केमिकल फॉर्मूला आपने लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होएगा, इसका होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, और इसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे बनता है। अब कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 की ट्वाइस। ठीक है, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये आपने बताना है, ये इनके नेम्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्विक लाइम किसको कहते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr ब्रोमाइड को Br लिखते हैं ब्रोमीन के लिए, और इसमें कौन कौन से हैं एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, इसमें कौन कौन से हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट्स देखो कौन से हैं, इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट में K2SO4। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, इनका हमने क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मोलर मास कैलकुलेट करना है हमने। इथाइन दे रखा है, C2H2, इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, C2H2 के लिए बस मोलर मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका मास कितना होता है कार्बन का, आपके पास 12 होता है, 12 इंटू 2 24, इसके पास कितना था 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2, और 24 प्लस 2 26 आ जाएगा ग्राम पर मोल। ये आपने लिखना है, इतने ग्राम होता है एक मोल में। ठीक है, और ये लिखना है आपने सल्फर मॉलिक्यूल, ऐसे ही आप सबका लिख सकते हो, सल्फर का, फॉस्फोरस का, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और उसके बाद नाइट्रिक एसिड का, सबका ऐसे ही बनाना है। ठीक है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, जितना उसका मास होता है उतने ही ग्राम होते हैं, उसमें 14 ग्राम होगा। ठीक है, 14 यूनिट्स इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 14 ग्राम के, मतलब एटॉमिक मास कितना था 14 यूनिट्स। एक मोल का मास निकालना है नाइट्रोजन एटम का, तो मोल का क्या मतलब होता है उसमें 14 ग्राम है। ये आपको अच्छे से कंसेप्ट समझाया था चैप्टर कराते टाइम स्टार्टिंग में। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स में कितने होंगे, इसका देखो 4 मोल्स लेने हैं ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 होता है ना इसका मास, तो इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करके 108 ग्राम आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और सिमिलरली ऐसे Na2SO3 का निकाल सकते हो। कन्वर्ट इनटू मोल, अब इसको हमने क्या करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, फॉर्मूला यूज़ कर दो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, तो आप यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो ईजिली। 20 ग्राम ऑफ वाटर के लिए निकालना है, तो आप क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, आपको दिया कितना हुआ 20 ग्राम, मोलर मास आपको पता है 18, 2 + 16, तो उससे निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट देखो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन दिया है, गिवन है आपको 22, और मोलर मास आप निकाल सकते हो। इसका कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 क्या हो गया 32, ऐसे निकल जाएगा।
ठीक है। वट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16 ग्राम। 16 इंटू 0.2 कर दो। और वाटर मॉलिक्यूल्स का निकालना है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास H2O के पास 2 1 इंटू 2 इंटू में इसका कितना होता है? 16 ऑक्सीजन का, तो टोटल 18 हो गया। तो 0.5 के निकालना है, तो 18 इंटू 16 0.5 कर दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। आपने क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं S8 के, जो कि है 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में प्रेजेंट है। मोलर मास ऑफ S8 आपको पता है कितना होगा? सल्फर का मास कितना होता है आपके पास? 32 होता है ना। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 16 और इसका मास होता है 32। इंटू में 8 कर दो, अगर 8 इसके पास हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करके 256 ग्राम आ गया। नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स इज 256 ग्राम। और इन सॉलिड सल्फर कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको पता है ना, जितना भी उसका मास हो उसके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? इतने ही होते हैं ना हर एक में, जितना भी उसका पार्ट दिया हो आपको। तो उसके बाद देखो, नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम, वो आपने 16 ग्राम में निकालना है। वो आपने किस में अब देखो, ये आपका 256 ग्राम में है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 बाय में 1। और अगर आपने निकालना है 16 ग्राम में, तो इंटू में बाय में 256 इंटू में 100 कर दो और 16 कर दो। ओके, इसके बाय में 256 हो जाएगा ना 1 के लिए, इसके बाय में। और 16 के लिए करोगे तो इंटू में 16 करके आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं, जो कि हैं 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में प्रेजेंट है। तो आपको मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज द मास एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम का मास एक आयन के मास, सेम आयन के मास के इक्वल होता है। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा है आपको 27 यूनिट्स। मोलर मास ऑफ Al2O3 क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास निकाल लोगे, तो इसका जो मास होता है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी क्या कर दो, इसके मास की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास इतना आ जाएगा आपके पास मोलर मास। तो उसके बाद मोलर मास उतना ही होता है ना जितना इसका वो होता है मास होता है इसका टोटल। तो ये क्या हो गया? Al2O3 के पास कितना है? 102 ग्राम। Al2Al3 प्लस आयन के पास कितना हो जाएगा? अब ये क्या है आपके पास? ये ऐसे ही बनता है ना, O3 वाला ये इसके पास चला जाता है, मीन्स Al3 प्लस आयन होंगे इसके पास, और इसके पास क्या होंगे? O2 माइनस ये 2 इसके पास चला जाता होता है। आपको क्या कह रखा है? Al2O3, इसके कितने हैं? 2 हैं मॉलिक्यूल्स, इसके कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, आपने क्या करना है फिर? इट मीन्स क्या हो गया? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? इंटू में 2 है, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। 102 ग्राम, इट मीन्स इसका इतना ग्राम जो है आपका ये जो भी आपने निकाला, इतना ग्राम Al2O3 कितने इसके पास आयंस होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 Al3 प्लस आयंस। ठीक है, जितने भी होते हैं उसके 6.022 इंटू 10⁻23 तो उसमें होते ही है ना। अब देखो 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 कितने रखेंगे? इसके पास कितने होंगे? मतलब इसके पास एक के लिए निकालोगे तो कितने होंगे? दिस बाय में दिस, इसके बाय में आ जाएगा 102, इंटू में इसके लिए निकालोगे तो इंटू में 0.051 ऑफ Al3 प्लस आयंस। तो ये क्या आ गया आपके पास? 6.022 इंटू 10⁻20 Al3 प्लस आयंस। तो आपने आयंस निकाल दिए। ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया विद ऑल द एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ NCERT। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।